बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। इस वीडियो को गौर से देखेंगे तो आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान में माफिया और ब्यूरोक्रेसी कैसे मिलकर काम करते हैं और इक़्तिदार में आकर सियासतदान अपने केसेस को कैसे ख़त्म करते हैं। ये स्विस केस है जिसके बारे में दोबारा बातचीत हो रही है और अब इस पर बातचीत क्यों हो रही है, इस हवाले से ये वीलॉग मैं करने जा रहा हूँ। लेकिन इसमें मैं ज़रा एक दो चीज़ें आपको बता दूं कि ब्यूरोक्रेसी की अब शामत आ जाएगी, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने अब एक ऐसा तरीक़ाकार बनाया है और तरीक़ाकार को तय कर लिया गया है जो एक आसान तरीक़ाकार है नाअहल ब्यूरोक्रेट्स को निकालने के लिए। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने कैबिनेट को ये कह दिया है कि अपने अपने महकमों में नज़र डालें और सूबों को भी ये आगाह कर दिया जाएगा जो अफसरान आराम पसंद है और काम करना नहीं चाहते, ज़रा आराम करना चाहते हैं तो उनको फिर आराम पे भेज दें, ज़रा लंबी छुट्टी पे भेज दें उनको और उन्हें फारिग कर दें। ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने जो है वो हुक्म जारी किया है और उसके लिए तरीक़ाकार पहले वज़ा कर दिया गया है। तो आने वाले दिनों में आपको ब्यूरोक्रेसी के ऊपर शिकंजा टाइट होता हुआ पहली दफ़ा पाकिस्तान की तारीख में नज़र आएगा। लेकिन ये क्योंकि सारे आपस में ब्यूरोक्रेट बहन भाई होते हैं, एक दूसरे का बहुत ख्याल रखते हैं, तो ये अपने आप को बचाने का कोई अदालती रास्ता, कोई और रास्ता ये निकालते रहते हैं। लेकिन कम से कम इनको पूछगछ और बुरे दिन तो इनके शुरू हुए, क्योंकि इनकी हरकतों की वजह से पाकिस्तान के बुरे दिन जो हैं वो आज तक ख़त्म नहीं हुए। तो इनके बुरे दिन आ गए हैं और इंशाल्लाह इनसे भी अब पूछगछ होगी, उम्मीद की जा रही है, जैसा तरीकाकार बनाया गया है। लेकिन ये मेरा भी टॉपिक नहीं है, जो असल टॉपिक है उसके ऊपर आप आ जाएं। ये जो ब्रॉडशीट ये इंक्वायरी हुई है ना, इसमें एक चीज़ पता चली है, वो ये है कि 2011 से लेकर 2017 तक, ये ख़ास टाइम पीरियड में आपको बता रहा हूँ, एक बहुत बड़ी गेम हो गई है। और वो ये हुई है कि ये नैब का तारीख तरीन दौर है और इस दौर में कमरुज़्ज़मान साहब जो हैं वो नैब के चेयरमैन थे और उनके दौर में जो स्विस मुकदमात थे उनकी दस्तावेज़ात हर तरफ से गायब कर दी गई, चाहे वो पाकिस्तान में थी, चाहे वो कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास थी, चाहे वो किसी और मुख्तलिफ इदारों के पास थी, या वो डॉक्यूमेंट्स जो हैं पाकिस्तान से बाहर दूसरे मुल्कों में मौजूद थे। इवन ये रिकॉर्ड जो है वो दूसरे बड़े आज़मों तक में जाकर, यानी यूरोप तक में जाके इस रिकॉर्ड को गायब कर दिया गया। बहुत सारी दस्तावेज़ात, बहुत सारे कागज़ मुल्क के अंदर और मुल्क के बाहर उनको गायब किया गया, बहुत सारी फाइलें सिरे से गायब हो गई। ये सारा कुछ इस दौर में किया गया। लेकिन वो कहते हैं ना कभी चोरी पकड़ी जाती है, ये छुप नहीं सकती। अब ज़रा थोड़ा सा इस दौर को आप भूल जाएं और उस केस की तरफ आएँ जिसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। आसिफ अली जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के ऊपर जो सबसे खौफनाक केस बना, वो केस बना था स्विस अकाउंट्स का केस। ये केस क्या था मैं आपको बताता हूँ। हुआ ये था कि 1996 में जब बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की हुकूमत ख़त्म हुई तो निगरान हुकूमत में एक इदारा बनाया गया। ये निगरान हुकूमत में बना था, उस इदारे का नाम था एहतसाब ब्यूरो। एहतसाब ब्यूरो ने तहकीकात शुरू की और करप्शन पकड़ने का आगाज़ किया। एहतसाब ब्यूरो ने सारी की सारी करप्शन का फोकस रखा पीपल्स पार्टी के ऊपर। उनके जो करप्शन के जेन्युइन केसेस थे, जो बिल्कुल ठीक केसेस थे, उनके ऊपर हाथ डाला और कार्रवाई शुरू कर दी। नजम सेठी उस वक्त, क्योंकि नजम सेठी का नवाज शरीफ से बहुत गहरा और बड़ा प्यारा ताल्लुक़ है, तो नजम सेठी साहब उस वक्त जो हैं वो एहतसाब ब्यूरो के, उनको सरबराह बनाया गया, इंचार्ज थे। तो उन्होंने बड़ी हवा दी करप्शन के केसेस को। उसका बहुत फ़ायदा हुआ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को और वो 2/3 अक्सरियत से 1997 में इलेक्शन जीतकर हुकूमत में आ गए। जब वो हुकूमत में आए तो नजम सेठी को फारिग किया गया और सैफुर रहमान को उन्होंने नैब का चेयरमैन लगा दिया। नैब नहीं था, एहतसाब ब्यूरो था, उसका चेयरमैन बना दिया और उनसे कहा कि पीपल्स पार्टी को टाइट कर दें। पीपल्स पार्टी के खिलाफ इंक्वायरियां शुरू हो गई, उनके केसेस खुलने शुरू हो गए और पहली मरतबा स्विस केस जो है वो बन गया। अब ये जो करप्शन का केस था, इसके अंदर SGS को टिकना, SGS का एक रेफरेंस था, मैं बताता हूँ आपको क्या डिटेल थी। लेकिन जरदारी साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा के खिलाफ केस बना और वो केस ये बना कि इन्होंने पाकिस्तान से पैसा मनी लॉन्डर किया है और ले जाकर स्विट्जरलैंड के बैंकों के अंदर छुपा दिया है और ये सारा रिश्वत का पैसा था। ये मियां नवाज शरीफ साहब के दौर में केस चल रहा था। ब्रॉडशीट जो कंपनी है, इस तरह की कंपनीज ने उस वक्त हुकूमत पाकिस्तान से रब्ता किया और उन्होंने कहा एहतसाब ब्यूरो को कि हम आपको ढूंढ ढूंढ के देते हैं आपके पाकिस्तानियों ने कहां कहां पैसा छुपाया हुआ है पूरी दुनिया में।
हम आपको बताएंगे कि कौन कौन करप्शन करके पाकिस्तान से बाहर पैसा लेकर गया है, और वो असासे आपको बताएंगे। आप उनको रिकवर करें, हमें हमारा हिस्सा दे दें परसेंटेज पे। तो एहतसाब ब्यूरो ने ये सारा मामला नवाज शरीफ के सामने रखा, तो नवाज शरीफ साहब उस वक्त फौरन डर गए। उन्होंने ये किया नहीं उनके साथ मुआहिदा गैर मुल्की कंपनी के साथ। कौन सा मुल्क है जो नहीं चाहता कि बाहर से हमारे पैसे वापस आ जाएं? नवाज शरीफ साहब ने इसलिए नहीं किया कि उनको ये शक पैदा हो गया कि उन्होंने भी तो बाहर फ्लैट्स बनाए, उन्होंने भी बाहर प्रॉपर्टीज बनाई हैं, उनके खानदान ने भी बाहर बहुत करप्शन के अंदर जो है वो माल पहुंचाया। तो ये ना हो कि ये कंपनी जरदारी साहब की और बेनज़ीर की करप्शन ढूंढते ढूंढते हमारी करप्शन भी निकाल के ले आए कल को, और पता नहीं हमारी हुकूमत कितना अरसा रहनी है, क्योंकि उस दौर में हुकूमत 2 2.5 साल 3 साल में ख़त्म हो जाती थी। तो मियाँ साहब डर गए और मियाँ साहब ने कोई मुआहिदा गैर मुल्की कंपनी के साथ नहीं किया। फिर नवाज शरीफ साहब की हुकूमत चली गई, सैफुर रहमान साहब को हटा दिया गया और जनरल अमजद साहब एक हुआ करते थे रिटायर, उनको लाके बना दिया गया एहतसाब ब्यूरो का चेयरमैन। लेकिन थोड़े अरसे के बाद जब एहतसाब ब्यूरो खत्म हो गया और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो आ गया, नैब, एक नया उसका ऑर्डिनेंस आ गया, तो वही जनरल अमजद जो है वो नैब के सरबराह बन गए। तो पहली मरतबा ब्रॉडशीट के साथ जो है वो मुआहिदा वगैरह किया गया। लेकिन जब उनको लिस्ट दी गई कि इन बंदों की आपने करप्शन पकड़ के हमें बतानी है, उसी बीच में डील तय हो गई और नवाज शरीफ साहब पाकिस्तान से बाहर निकल के चले गए। पीपल्स पार्टी के साथ पहली डील थी, लिहाजा किसी किस्म का भी एहतसाब हो ही नहीं सका। अब वो ब्रॉडशीट इनको रिकॉर्ड देती थी, ये कुछ करते ही नहीं थे। तो इसके जो मुलजिमान हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ये जो 1997 में जरदारी साहब के खिलाफ स्विस अकाउंट्स का केस बना था, इसमें स्विट्जरलैंड की एक फर्म थी SGS, इसने $12 मिलियन रिश्वत दी थी बेनज़ीर भुट्टो साहबा को और जरदारी साहब को, और ये रिश्वत दी थी इंपोर्ट कार्गो इंस्पेक्शन कॉन्ट्रैक्ट इनको मिला था 1993 से 1996 में, जब बेनज़ीर भुट्टो साहबा की हुकूमत थी। तो इन्होंने मिलियंस ऑफ डॉलर्स की जो है वो रिश्वत दी थी, बहुत बड़ी अमाउंट थी, ये अरबों रुपए बनते हैं। ये पैसा उस दौर में, ये बात है 93-96 की, दिया गया और ये पैसा ऑफशोर कंपनियों में रखा गया। ऑफशोर कंपनियां जो अपने नाम पे नहीं बनाई जाती, एक फर्जी नाम के ऊपर बनाई जाती हैं, होती आपकी हैं लेकिन फर्जी नामों में बनाई जाती हैं, और स्विट्जरलैंड के अकाउंटों में ये पैसा पहुंचा दिया गया। पाकिस्तान में भी केस चल रहा था, स्विट्जरलैंड में भी केस चल पड़ा। स्विट्जरलैंड में बेनज़ीर भुट्टो साहबा पेश भी होती रही अदालतों में, लेकिन स्विट्जरलैंड की एक अदालत ने 6 अगस्त 2003 को यह खबर छपी कि बेनज़ीर भुट्टो साहबा और आसिफ अली जरदारी साहब दोनों को करप्शन के ऊपर सजा में सुना दी। उन दोनों को, ये जो मैंने आपको SGS केस बताया, इसमें करप्शन पे बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली जरदारी दोनों सजा याफ्ता मुजरिम हैं। इन दोनों को सजा सुना दी और दोनों को 50-50 हज़ार डॉलर्स का जुर्माना भी कर दिया कि ये जुर्माना पे करें और अपनी सजा काटें। लेकिन क्योंकि बेनज़ीर भुट्टो साहबा लंदन में थी और आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान जेल में थे, तो ये सजा जो है वो सस्पेंड रही, सस्पेंडेड ये सजा थी। बहरहाल ये 2003 में हुआ था। उसके बाद मुशर्रफ साहब का दौर आगे बढ़ता गया, बाद में उन्होंने NRO दे दिया। जब NRO दिया तो पाकिस्तान ने इन केसेस को परसू करना छोड़ दिया। हुआ क्या था कि एक आदमी था, इसकी शक्ल आप देखिए, इसका नाम है डैनियल ज़पैली। ये जेनेवा का चीफ प्रोसिक्यूटर था, जेनेवाज चीफ प्रोसिक्यूटर डैनियल ज़पैली। डैनियल ज़पैली ने 27 अगस्त 2008 को बताया, और इस वक्त आप याद रखिएगा कि हुकूमत आ चुकी थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की। तो इसने बताया कि हम अब जो पैसा, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान ने केस किया हुआ था नवाज शरीफ साहब के दौर से ही स्विट्जरलैंड में, तो स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने $60 मिलियन, $60 मिलियन बहुत बड़ी रकम होती है, $60 मिलियन जो अमाउंट है, स्विट्जरलैंड की हुकूमत ने इस पैसे को फ्रीज कर दिया था और कब्जे में ले लिया था कि इसको अब कोई खर्च नहीं कर सकता। और ये पाकिस्तान की हुकूमत को कहा था कि आप हमारे साथ इस केस को आगे बढ़ाएं और ये पैसे रिकवर करके पाकिस्तान ले जाएं। आप, ये पैसा आपका है, ये करप्शन का पैसा, इसको आप वापस ले जाएं। लेकिन डैनियल ज़पैली जो जिनेवा चीफ प्रोसिक्यूटर था, उसने ये खबर दी 27 अगस्त 2008 को, जब जरदारी साहब की हुकूमत थी। तो उन्होंने कहा कि जी हम अदालत के अंदर इसको मजीद ट्रायल इसलिए नहीं कर सकते कि हुकूमत पाकिस्तान ने इस हवाले से तमाम केसेस वापस ले लिए हैं, ड्रॉप कर दिए हैं, और हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये कहा गया है कि ये कपल या जोड़ा, यानी बेनज़ीर भुट्टो साहब और
आसिफ अली जरदारी साहब, इसको करप्शन में फिक्स नहीं किया जा सकता। और पाकिस्तान की हुकूमत की दरखास्त पर $60 मिलियन जो फ्रीज किया गया था उसको अब रिलीज किया जा रहा है। मिस्टर ज़फ़ैली सेड पाकिस्तान हैज विड्रॉन इट्स रिक्वेस्ट फॉर जुडिशियल असिस्टेंस एंड हैज सेड इट हैज नो क्लेम ऑन द फ्रोजन एसेट्स, कि पाकिस्तान की हुकूमत ने कहा कि हम अपने केसेस वापस ले रहे हैं, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते, और ये जो आपने एसेट्स या पैसा जो आपने फ्रीज किया हुआ है $60 मिलियन, ये पैसे पे हम अपना कोई हक नहीं जता रहे। यानी ये पाकिस्तान के साथ ज्यादती की गई। मुशर्रफ का एनआरओ और जरदारी साहब की हुकूमत आ गई। जरदारी साहब के सदर बनने से पहले पहले ये केस विड्रॉ कर लिए गए। स्विस हुकूमत या स्विट्जरलैंड की जो अदालतें हैं वहां से इन केसेस को विड्रॉ कर लिया गया जानबूझकर। और फिर आसिफ अली जरदारी साहब पाकिस्तान के सदर बन गए। सदर बनने के बाद उनको एक इम्यूनिटी मिल गई। मैंने कहा जी मेरे ऊपर तो केस चल ही नहीं सकता, ना पाकिस्तान में ना पाकिस्तान के बाहर, और पाकिस्तान की हुकूमत तो कुछ कर नहीं सकती। तो इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद इफ्तिखार चौधरी साहब की अदालत ने उस वक्त के वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी को कहा कि जनाब ये केस है, हमारा $60 मिलियन वहाँ पड़ा हुआ है और अभी आपके पास टाइम मौजूद है, तो आप इस टाइम के गुजरने से पहले पहले जल्दी से अपील कर दें। उन्होंने कहा जी सदर पाकिस्तान में अपील नहीं कर सकता। उन्होंने कहा 97 में करप्शन की अपील करें। जी मैं अपील नहीं कर सकता। उन्होंने कहा आप अपील करें, कानून मैं देख लूंगा। लेकिन उन्होंने अपील नहीं की और तौहीन अदालत के अंदर अपना ओहदा गवा दिया और ये जो टाइम था वो गुजार दिया। यानी वो वाला वक्त गुजार दिया जिस वक्त के अंदर अपील की जा सकती थी, वो टाइम बार हो गया। वो पैसा जो है वो अब जो पहले फ्रीज किया गया था वो पैसा रिलीज हो गया और वो पैसा ये लेकर भाग गए वहां से। और इनका जो जो रिकॉर्ड जहां जहां था उसकी वीडियो सारी दुनिया ने देखी कि किस तरह ये वहां से रिकॉर्ड लेके निकले और पीपल्स पार्टी के दौर के अंदर सारा रिकॉर्ड इधर उधर हो गया। जब मियां नवाज शरीफ साहब का दौर आया तो सबको उम्मीद लगी कि शायद मियां नवाज शरीफ साहब इस मामले में एहतसाब करेंगे। लेकिन कमरुज़्ज़मान जो उस वक्त नैब के कमरुज़्ज़मान जो उस वक्त नैब के चेयरमैन थे, उन्होंने 1 इंच भी इसके ऊपर काम नहीं किया। बल्कि उन्होंने क्या उनके प्रोसिक्यूटर अदालत में जाते हैं, जो नैब की अदालत है जहां पे जरदारी साहब के खिलाफ केस चल रहा है, अदालत में जाते हैं और अदालत में जाके जो डॉक्यूमेंट पेश करते हैं उन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर सिर्फ फोटोकॉपीज थी। और अदालत को कहते हैं जी हमारे पास ये फोटोकॉपीज हैं, हमारे पास ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं है। तो अदालत ने कहा जी फोटोकॉपीज के ऊपर तो हम फैसला नहीं दे सकते, हमें ओरिजिनल रिकॉर्ड चाहिए। उन्होंने कहा जी हमारे पास ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं है। इस बिना पर आसिफ अली जरदारी बरी हो जाते हैं। लेकिन अब वो ओरिजिनल रिकॉर्ड मिल गया है। वो असली रिकॉर्ड कहां पड़ा है? वो 12 बैग्स हैं डिप्लोमेटिक जो नैब की तहवील में एक स्टोर में पड़े हैं और उनका खोज लगाया है जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद ने, जिसके कमीशन के ऊपर जब ब्रॉडशीट कमीशन बन रहा था तो ये सारे इसलिए शोर मचा रहे थे पीपल्स पार्टी वाले और PMLN वाले कि इनके बहुत सारे ऐसे खुफिया केसेस जिनको इन्होंने छुपाया हुआ था अपने मनपसंद अफसरान के साथ मिलकर, वो सारे अब खुल के सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि ब्यूरोक्रेसी ने किस किस तरह 2 नंबरी की, किस किस तरह इनको केसेस में से बचाया। और अब ये जो अदालत के अंदर ये मौकिफ रखा गया था, ये बड़ी इंटरेस्टिंग एक बात है। ये जो मौकिफ रखा था नैब ने अदालत में जाकर, ये मौकिफ रखा था अगस्त 26, 2017 की ये खबर है। यानी अगस्त 2017 के अंदर आसिफ अली जरदारी को बरी करवा दिया गया स्विस केस के अंदर, यह कहकर कि हमारे पास ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, हमारे पास फोटोकॉपियां हैं। उसके बाद क्या होता है कि अदालत दोबारा पूछती है एक दिन इनसे 2018 में। तो नैब के अफसरान जाकर अदालत को यह कहते हैं कि नहीं जी ऐसी कोई बात नहीं है, हम क्योंकि ये टाइम बार्ड हो गया तो इस केस को दोबारा हम खोलने नहीं चाहते और ये खोल ही नहीं सकता। अब ये बात याद रखिएगा कि अगस्त 2017 में आसिफ अली जरदारी साहब को बाइज्जत बरी किया गया। उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि अक्टूबर 2017 में नया चेयरमैन नैब आ गया था। जो चेयरमैन नैब जरदारी साहब ने अपने दौर में लगाया था, उस चेयरमैन नैब ने हक अदा कर दिया आसिफ अली जरदारी साहब का और जाने से 1 महीना पहले आसिफ अली जरदारी साहब को बाइज्जत बरी करवा के गए अदालत से यह कहकर के हमारे पास ओरिजिनल रिकॉर्ड नहीं। और 1 महीने के बाद नया चेयरमैन नैब आ गया, जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल। अब वो जो जावेद इकबाल साहब हैं, उनको आज तक किसी ने यह पता ही नहीं चलने दिया कि वो रिकॉर्ड कहां पे पड़ा हुआ है ओरिजिनल। अब जस्टिस रिटायर्ड अजमत सईद साहब ने वो रिकॉर्ड ढूंढ लिया है और वो रिकॉर्ड आने वाले दिनों में हुकूमती टीम जो है वो मुशावरत कर रही है कि इस रिकॉर्ड के साथ अब हमने क्या करना है। और इस रिकॉर्ड का जायजा लेने के बाद, तमाम कानूनी नुक्ते और पहलू देखने के बाद, उस दौर का जो DG था नैब का,
उसके खिलाफ जो प्रोसिक्यूटर था नैब का, उसके खिलाफ जो अफसरान थे नैब के जिन्होंने इस सारे को छुपाया, उनके खिलाफ तो जरूर केस होगा, कानूनी कार्रवाई होगी, मुजरिमाना कार्रवाई होगी, मुजरिमाना कानून के तहत कार्रवाई होगी, यानी क्रिमिनल केसेस बनेंगे। और उसके अलावा आसिफ अली जरदारी के खिलाफ यह स्विस केस पाकिस्तान में दोबारा खुल सकता है और पाकिस्तान के अंदर यह आगे प्रोसीड हो सकता है, ये मामला आगे बढ़ सकते हैं और इसमें स्विट्जरलैंड से मदद मांगी जा सकती है। चाहे उधर टाइम बार्ड हो गया है, लेकिन रिकॉर्ड तो आपको मिल सकता है ना। और अगर ये पैसा नहीं देंगे तो गिरफ्तार करें, इनसे निकलवाएं पैसा, इनको बोले पैसा लाकर हमें दें। तो किस तरीके से कानून को चक्कर दिया और किस तरीके से बेईमानी की है, और ये सारा कुछ खुल कब रहा है? एक कमीशन के जरिए से इमरान खान के दौर में। अगर पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी की हुकूमत बार बार आती रहती तो एक दूसरे की करप्शन जिंदगी में कभी ना पकड़ते, सिर्फ शोर मचाते, प्रोपेगेंडा करते, एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन में टूल के तौर पे इस्तेमाल करते, लेकिन हकीकतन एक दूसरे का एहतसाब कभी ना करते। इसी तरह लंदन का सारा रिकॉर्ड भी गायब हुआ है, मियां नवाज शरीफ साहब वाला भी, और उनके साथ भी इसी तरह की 2 नंबरी है। तो ये सारे मामला अब खुल गए हैं और इसके ऊपर अब इमरान खान साहब शिकंजा टाइट करने वाले हैं मेरी इत्तला के मुताबिक। मेरी आज कुछ वज़रा से बात हुई है, उन्होंने कहा कि इसके ऊपर तो फौरन करो, इनको छोड़ना नहीं है। ये वो केसेज हैं जिनको सुन सुन के हमारे बच्चे जवान हो गए, लेकिन इनका कोई फैसला नहीं हुआ, तो लोगों का कानून के ऊपर से एतबार उठ जाता है। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।